जो लास्ट फैक्टर था इनर्ट गैस एडिशन, रिजल्ट हम लोग लिख चुके हैं, उसकी रीजनिंग लिख रहे हैं कि उस तरह से रिजल्ट क्यों आए हैं। बाकी सारे फैक्टर्स में कॉमन रीजन चल रहा था कि हम किसी चीज को इंक्रीज कर रहे थे तो रिएक्शन ट्राइज टू कंज्यूम इट, वो वापस डिक्रीज हो जाए, ताकि हम किसी को डिक्रीज कर रहे हैं, रिएक्शन उस डायरेक्शन में जा रही थी जहां वो चीज फॉर्म हो, इसलिए वो इंक्रीज हो जाए। इनर्ट गैस में वो रिवर्स वाला लॉजिक नहीं चलेगा कि इनर्ट गैस आपको उस रिएक्शन का पार्ट तो दिख नहीं रही, और अगर वो उस रिएक्शन का पार्ट ही नहीं है तो मैंने बोला कि N2 + 3H2 रिएक्शन हो रही थी और यहाँ 1 मोल हीलियम मिला दो, तो इसमें वो काउंटर वाला लॉजिक तो चलेगा ही नहीं ना कि 1 मोल हीलियम मिला दो तो रिएक्शन उधर जाएगी जहां वो उस 1 मोल हीलियम को खर्च कर सके, उस रिएक्शन में है ही नहीं वो चीज। तो अपना पहला लॉजिक ये आता है कि इफ इनर्ट गैस इज नॉट पार्ट ऑफ दैट गिवन रिएक्शन तो फिर प्रोबेबली उसके ऐड करने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो है ही नहीं उस रिएक्शन का पार्टिसिपेंट। और मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर ऐसा आ भी रहा है। आपने 3 केसेस लिखे हैं, उसमें से 2 में नो इफेक्ट ही आंसर लिखा हुआ है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी नो इफेक्ट है, एट कांस्टेंट प्रेशर में भी डेल्टा एनजी 0 पे नो इफेक्ट ही है। आपको बस वो एक केस समझना है कि जहां इफेक्ट आया वहां पे उस तरीके का इफेक्ट क्यों आया होगा। समझाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। सपोज करिए PCl5 वाली ये रिएक्शन हो और अगर आपने इसका KC सॉल्व कर रखा होता तो वो कुछ इस तरह का होता, इस तरीके का आपके पास KC का फॉर्मूला बनता, एक एक V के टर्म्स कटने के बाद ऐसा दिखता है। अब मुझे ये दिखाना है X के थ्रू कि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कब डिस्टर्ब होगा और कब डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर X इनर्ट गैस मिलाने पे भी अनचेंज रह जाए तो मैं बोलूंगा नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। X बढ़ जाए तो मैं बोलूंगा रिएक्शन हैज गॉन फॉरवर्ड, क्योंकि X खर्चा बता रहा है। X का इंक्रीज होना मींस इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ होगा, और X अगर कम आ रहा है ऐसा प्रूव कर दूंगा तो बैकवर्ड शिफ्टिंग हुई होगी, ऐसा प्रूव हो जाएगा। आप फॉर्मूले पे चलिए और केस 1 देखिए क्या लिखा था उसमें। कांस्टेंट वॉल्यूम पे मिलाया जाए तो रख दो वहां V को कांस्टेंट। उस फॉर्मूले में अगर आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा तो आपके पास बस KC बचेगा और उधर X के टर्म्स बचेंगे। KC हमेशा से ही कांस्टेंट चलता चला आ रहा है, अभी के लिए हमने वॉल्यूम को भी कांस्टेंट बोल दिया। KC कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो क्या X वेरिएबल हो सकता है अभी? यहाँ 3 में से 2 चीजें कांस्टेंट है तो वो तीसरा भी कांस्टेंट ही आता, और X का कांस्टेंट होना मींस ये रिएक्शन का इक्विलिब्रियम अनडिस्टर्ब्ड रह जाएगा, बिकॉज ना आप X इंक्रीज कर पा रहे हो ना डिक्रीज कर पा रहे हो। ठीक है, अब मैंने इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करी, क्या होगा उसमें? इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर हमने 2 केसेस लिखे, डेल्टा Ng 0 और नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा Ng 0 रिएक्शन होती तो लिखा है हमने नो इफेक्ट। आप इमेजिन करिए कोई सी भी डेल्टा Ng रिएक्शन, जैसे ये है A + B गिव C + D, अगर यहां 1100 वाली इक्वेशन बनेगी तो आपका KC और KP दोनों ही आएंगे। डेल्टा Ng 0 पे KC KP बराबर होता ही है। अब बोलो डेल्टा Ng 0 है, कांस्टेंट प्रेशर बोलो चाहे कांस्टेंट वॉल्यूम बोलो, फॉर्मूले में तो है ही नहीं ना वो PNV। अगर KP और KC को कांस्टेंट रहना है तो X कांस्टेंट ही रहेगा, और इसका मतलब है इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं हुआ होगा। अब आते हैं फाइनल केस पे। ये रिएक्शन का डेल्टा Ng 0 नहीं है, इस रिएक्शन का डेल्टा Ng 0 नहीं है, और मैंने आपसे बोला कि मैं कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस मिला रहा हूं, कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस मिला रहा हूं। इसी रिएक्शन का अगर आप KP सॉल्व करोगे ऐसा दिखता, वो इसी रिएक्शन का KP लिखते तो ऐसा दिखता, और एक बार को मुझे ऐसा लगेगा सर अभी भी तो नो इफेक्ट ही आंसर आना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने यहां पे समझाया वॉल्यूम कांस्टेंट है, KC कांस्टेंट है, तो X को भी कांस्टेंट रहना पड़ेगा। तो फिर यहां पे भी तो वही लॉजिक हो गया कि प्रेशर कांस्टेंट है, KP कांस्टेंट है, तो X को कांस्टेंट ही रहना पड़ेगा। इस बार मैं बोल तो रहा हूं कांस्टेंट प्रेशर,
लेकिन वो कांस्टेंट प्रेशर कुछ और है, और ये वाला जो P है ये पहले से कम ज्यादा हो चुका होगा। ऐसा क्यों बोला मैंने? मेरी रिएक्शन में इनर्ट गैस कोई फोर्थ गैस है जो इस रिएक्शन का पार्ट नहीं है। जब मैंने इनर्ट गैस नहीं मिलाई होगी तो आपके इस फॉर्मूले में P का मतलब क्या था? टोटल प्रेशर। वो किन का टोटल प्रेशर रहा होगा? PCl5 का टोटल प्लस PCl3 का टोटल प्लस Cl2 का टोटल। इस फॉर्मूले को तो उन्हीं तीनों के टोटल से मतलब है ना। अब मैंने बोला मैंने इनर्ट गैस कुछ इस तरह से मिलाई कि टोटल प्रेशर अभी भी वही का वही बना हुआ है, यानी कि जो पहले 3 लोगों का टोटल था अब 4 लोगों का टोटल वही है। अब 4 लोगों का टोटल वही है, तो इन तीनों का टोटल पहले जितना ही रह जाए और फोर्थ वाला ऐड भी हो जाए, ऐसा तो दोनों में कांस्टेंट नहीं हो सकता ना। तो इन तीनों का टोटल पहले से कम हो गया होगा, तो फोर्थ कंपोनेंट जुड़ने के बाद आप पी टोटल में बराबर आ सकते हैं। मैं इसको सिंपल वे में समझा रहा हूं। मैंने कहा एक बेंच है जिसकी लेंथ L है, इस पे 3 बच्चे बैठे हुए हैं और 3 बच्चों ने बैठ के वो L लेंथ कवर कर रखी है। तो L1 प्लस L2 प्लस L3 मैंने उनको वो स्पेस माना जो उन्होंने हर बच्चे ने ऑक्यूपाई कर रखा था। सम ऑफ ऑल L1 L2 L3 L आ रहा होता। अब मैंने कहा एक चौथा बच्चा आया, उसने कहा भैया किसको मेरे को भी बिठा लो, तो बेंच की लेंथ तो चेंज नहीं हो रही ना। तो अब क्या होगा? वो तीनों जितनी जगह में बैठे हुए थे वो तो स्क्वीज होंगे ना, तभी तो फोर्थ के लिए जगह क्रिएट होगी। और यहाँ पे भी वही हो रहा है। पहले इन तीनों ने ही टोटल कितना दे रखा था? P के बराबर। उसको नंबर में कुछ सोच लो आप, सपोज ये 10 था। अब आप कह रहे हो कि फोर्थ गैस आने के बाद भी टोटल 10 ही है। वो फोर्थ गैस तो अपना कुछ प्रेशर लेके आई होगी। इसने कहा मैं तो 2 ATM प्रेशर के साथ आया हूं, टोटल तो अभी भी 10 ही आ रहा है। क्या हुआ होगा? इन तीनों का टोटल पहले से कम होके 8 हो गया होगा, तभी तो वो 8 + 2 = अभी भी 10 आ रहा है। यानी आपके फॉर्मूले में कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस मिलाने के बाद आपकी रिएक्शन का जो पी टोटल है वो कैसा हो चुका होता है? पहले से कम हो चुका होता है, पहले से कम। और अब मैं आपसे पूछूं केपी कांस्टेंट रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 ही लोग हैं इधर, एक्स और पी। अगर पी कम हो गया तो एक्स बढ़ाना पड़ता। यही आपका जवाब है। देखिए क्या लिखा है अपन ने डेल्टा Ng0 पे, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स ग्रेटर मोल्स। इस रिएक्शन में ज्यादा मोल किधर थे? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाती तो एक्स बढ़ के ही तो आ रहा होता, लेकिन क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन काफी हटके और कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हम इस फैक्टर के लिए क्या बोलते हैं कि आप सीधे रिजल्ट्स रट लो। बाकियों की तरह इसमें उतना इजी गोइंग नहीं है एक्सप्लेनेशन। मैं इसको लैंग्वेज में थोड़ा बहुत लिखा रहा हूं, लिखिएगा स्टार मार्क बना के। when inert gas is added at constant volume, when inert gas is added at constant volume, when inert gas is added at constant volume, comma, total pressure is increased, total pressure is increased, however, total pressure is increased, however, equilibrium concentrations and equilibrium partial pressures remain unchanged. When inert gas is added at constant volume, total pressure is increased. However, equilibrium concentrations and equilibrium partial pressures remain unchanged. अब ध्यान से सुनिए, इनमें से एक बात आपको आराम से समझ में आती। किसी की भी कंसंट्रेशन को N/V करके लिखना था आपको। अगर मैंने इनर्ट गैस मिलाई जो कि उस रिएक्शन का पार्ट नहीं है, वो उनमें से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, तभी तो इनर्ट बोला होगा ना उसको। तो उन तीनों लोगों के, उन दोनों लोगों के जो रिएक्शन में है, उनके नंबर ऑफ मोल सेम बने रहेंगे। आपने N/V लिखा तो क्या होगा? मोल्स उनके सेम है और कांस्टेंट वॉल्यूम पे मिलाने की वजह से V भी सेम है, तो N/V का आंसर जो पहले आ रहा था अभी भी वही आएगा। तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन सेम रहना आराम से समझ में आता है।
अब मैंने बोला V और P में से आप एक समय पे एक ही चीज को कांस्टेंट रख पाते हो, तो जब मैंने बोला कांस्टेंट वॉल्यूम पे मिलाई गई है तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा सिस्टम में। अब जो बाद वाली लाइन है, इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर रिमेन अनचेंज, ये अपने को एकदम से जमता नहीं है कि सर पार्शियल प्रेशर कैसे लिखा गया होगा, P टोटल इनटू खुद के मोल अपॉन टोटल मोल। तो अगर ये टोटल प्रेशर बढ़ गया होगा तो फिर पार्शियल प्रेशर सेम कैसे आ सकता है, ये वाले मोल तो कैसे हैं, कांस्टेंट है, लेकिन ये टोटल प्रेशर और ये टोटल मोल्स ये दोनों सेम अनुपात में ही चेंज होंगे। ये वाले टोटल प्रेशर में क्यों इंक्रीज आया है, क्योंकि इनर्ट गैस ने अपना प्रेशर कंट्रीब्यूट कराया और वो इनर्ट गैस अपने मोल भी टोटल मोल्स में ऐड कराएगा, तो पी टोटल एन टोटल का फैक्टर कटता रहता है और पार्शियल प्रेशर अभी भी पहले जितना ही आएगा। तो जहां लास्ट में लिखा हमने इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर रिमेन अनचेंज, उसके ब्रैकेट में लिख दो, उसके ब्रैकेट में लिख दो सिंस P total and N total change in the same ratio. Since P total and N total change in the same ratio. ये वर्ड्स में हम लिख चुके हैं, फॉर्मूले में अलग से लिखना जरूरी नहीं है, चाहे तो लिख दें। ये हम कहना चाह रहे हैं कि मेरा पार्शियल प्रेशर सेम क्यों आया, उसकी रीजनिंग ये है। तो इक्विलिब्रियम अफेक्ट हुआ होगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड गया होगा, तो ये पता कैसे चलता, नंबर्स में कोई इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन प्रेशर चेंज होता तभी तो पता चलता। तो जब आपको हर एक के N/V का आंसर सेम मिल रहा है और हर एक के पार्शियल प्रेशर का आंसर भी सेम मिल रहा है, तो इसीलिए आप किस नतीजे पे पहुंचे कि मेरे को जो पहले आंसर आते हुए मिल रहे थे, अभी भी इनर्ट गैस मिलाने के बाद सारे आंसर सेम ही मिल रहे हैं। हेंस आपने ये आंसर क्या बोला, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इनर्ट गैस मिलाने का असर क्यों नहीं पड़ता। मान लीजिए आपसे असर्शन में लिख के पूछ लिया जाए इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्विलिब्रियम इज अनअफेक्टेड, तो वो करेक्ट असर्शन है, उसका मुझे करेक्ट रीजन क्या देना है, वो ये रीजन लिखाया गया है। क्या है रीजन, कि अगर इनर्ट गैस कांस्टेंट वॉल्यूम पे मिलाई जाएगी तो ना वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन में फर्क डाल पाती है, ना इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर्स में फर्क डाल पाता है, दोनों चीजें सेम एज बिफोर आती रहती हैं, इसीलिए हमने नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम बोला। अब स्टार मार्क बना के लिखिए अगला केस जिसमें इफेक्ट आना था हमारा, वो वाली चीज लिख रहे हैं हम। ऑन एडिंग इनर्ट गैस, on adding inert gas at constant pressure, on adding inert gas at constant pressure, comma, volume is increased, hence equilibrium shifts towards greater moles, in order to make ब्रैकेट में N upon V, in order to make N upon V constant. On adding inert gas at constant pressure, volume is increased, hence equilibrium shifts towards greater moles to make N/V constant. समझ में आया रीजनिंग। एक दूसरे तरीके से केपी के फॉर्म, एक तो ये तरीके से समझाया था मैंने आपको कि इनर्ट गैस कांस्टेंट प्रेशर मिलाने पे क्या हुआ होगा, तो ऐसा कोई फॉर्मूला बना लिया आपने और उसमें बोला ये वाला पी वो नहीं है जो कांस्टेंट रहा, ये आपकी रिएक्शन के लोगों का पी है, इनर्ट गैस मिलाने के बाद भी पी टोटल सेम रहेगा, तो ये वाला पी घट जाएगा, तो अल्फा बढ़ गया होगा केपी कांस्टेंट रखने के लिए, इसलिए टुवर्ड्स ग्रेटर मोल्स गए हैं। उससे और आसान है, मैंने बोला N/V पे फोकस करना है और N/V पे फोकस करना है, तो अगर मैंने प्रेशर कांस्टेंट रखा होगा तो वॉल्यूम में चेंज आया होगा और वॉल्यूम बढ़ जाने की वजह से मुझे N/V रेशियो को बैलेंस आउट करना है। अगर V बढ़ रहा है तो मैंने इस रेशियो को बैलेंस आउट करने के लिए
n बढ़ाने की कोशिश में रिएक्शन का इक्विलिब्रियम उधर भेजना चालू कर दिया जहां n भी ज्यादा आने लगे और n/v की रेशियो वापस सेम एज बिफोर आती रहे, इसीलिए आपका इक्विलिब्रियम इंक्रीजिंग मोल्स की तरफ गया है। हमने इनर्ट गैस में कोई एक फिक्स आंसर नहीं लिखा है, ये नहीं लिखा है कि फॉरवर्ड कब जाएगी बैकवर्ड कब जाएगी, क्या लिखा है हमने, तो जिधर ज्यादा मोल्स दिखेंगे उधर जाएगी। अगर आपकी रिएक्शन का डेल्टा एनजी पॉजिटिव नेगेटिव है तो उसके हिसाब से आप फॉरवर्ड बैकवर्ड जाता हुआ देख पाओगे। यहाँ पे सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि जहां हेडिंग लिखा है आपने एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, वहां इनर्ट गैस पे एरो बना के एक चीज लिख लीजिए। आमतौर पे तो इक्का दुक्का बार जब इनर्ट गैस का क्वेश्चन आएगा तो वर्ड्स में इनर्ट गैस ही लिखा होगा, और अगर किसी गैस का नाम लिखा आता है तो वो प्रोबेबली वही नोबल गैसेस वाली हीलियम नियन टाइप ही लिखी होगी। लेकिन कभी ऐसा लिखा आ जाए कि रिएक्शन तो लिखी है N2 + 3H2 gives 2NH3 और मैंने पूछा इस इक्विलिब्रियम पे Cl2 मिलाने का असर क्या होगा, और मैं आपको इंश्योर करूं कि Cl2 इन तीनों में से किसी के साथ रिएक्टिव नहीं है, तो आपके लिए इनर्ट गैस का मतलब यही है। एक्चुअली में आपके लिए इनर्ट गैस का मतलब वो सिलेक्टेड 5-6 गैसेस नहीं है जिनको नोबल गैसेस करके हमने पढ़ा। हमारे लिए इनर्ट गैस क्या है, हर वो गैस जो मेरी रिएक्शन का पार्ट नहीं है और ना मेरे रिएक्शन के कंपोनेंट से रिएक्ट करती है, उसको मैं इनर्ट की तरह ही ट्रीट करूंगा। तो इनर्ट गैस पे एरो बना के लिख दीजिए, गैस विच इज नॉट पार्ट ऑफ गिवन रिएक्शन, गैस विच इज नॉट पार्ट ऑफ गिवन रिएक्शन and does not react with any reactant or product, and does not react with any reactant or product. Gas which is not part of given reaction and does not react with any reactant or product. मोस्ट ऑफ द टाइम इनर्ट गैस का क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड होता और 4 ऑप्शन में से इजीली आप इनर्ट गैस कांस्टेंट प्रेशर पे मिलाई है या वॉल्यूम पे, डेल्टा एनजी 0 है या नहीं, उससे उसका इफेक्ट आराम से प्रेडिक्ट कर देते। क्वेश्चन अभी भी बहुत सिंपल सीधा आसान ही है, आपको पढ़ के सिर्फ समझ के टिक करना है, लेकिन क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया लैंग्वेज इधर उधर करके। अभी जस्ट मैंने आपको जो बात बोली थी, पहली चीज तो वो यहाँ क्लिक होनी चाहिए कि मैंने क्वेश्चन में एक रिएक्शन दी, N2 गैस मिलाने की बात हो रही है, पहले मुझे एक बार का अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है, वापस मैं अल्फा ही पूछ रहा हूं, तो मेरे को N2 गैस के साथ क्वेश्चन की भाषा में कहीं इनर्ट गैस बोला नहीं है, लेकिन मुझे उसको वो इस रिएक्शन का पार्ट नहीं है ये मानते हुए इनर्ट गैस की तरह ही ट्रीट करना है। तो N2 will act as inert gas for above reaction, पहली तो बात ये है। उसके बाद अगर मैंने इसको इनर्ट गैस पहचान लिया और मेरे को रिजल्ट रटे हुए हैं, मुझे क्या देखना है, बस V कांस्टेंट पे मिलाई गई या P कांस्टेंट पे मिलाई गई, वही है लॉजिक। तो यहाँ पे P कांस्टेंट पे मिलाई गई है क्योंकि पहले एक बार प्रेशर 1 atm था
N2 0.4 के साथ खुद घुसा, लेकिन उसके घुसने के बाद भी टोटल प्रेशर 1 ही बना हुआ है। तो आपका एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर, ये कंडीशन यहां पे बन रही है। एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर, ये कंडीशन यहां बन रही है। प्रेडिक्शन अब आराम से हो जाएगा। क्या करना था, हमने ये कंडीशन पढ़ी है, अगर इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर मिलाई जाए प्लस डेल्टा एनजीबी जीरो ना हो, जो कि नहीं है इस रिएक्शन का, तो इक्विलिब्रियम ग्रेटर मोल्स पे शिफ्ट होता है। और वो ग्रेटर मोल्स आपको किधर दिख रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। रिएक्शन के कोफिशिएंट बस पढ़ने आपको, इधर 1 और इधर अगर 2 दिख रहा है तो ज्यादा मोल की तरफ फॉरवर्ड शिफ्ट होगी, और फॉरवर्ड शिफ्ट होगी तो क्या बोलूं, अल्फा बढ़ जाएगा। अल्फा बढ़ जाएगा तो नया अल्फा डैश पहले वाला जो दिया है 0.2 उससे बड़ा बताना है। जब भी किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज इंक्रीज या डिक्रीज की बजाय अफेक्टेड है, तो फिर आपको डायरेक्शन की कोई चिंता नहीं है, किधर भी जाती अफेक्टेड तो हो ही जाते। और क्योंकि ये रिएक्शन डेल्टा एनजी में 0 है, ये सबसे कम फैक्टर से अफेक्ट करी जा सकती है। डेल्टा एनजी 0 रिएक्शन प्रेशर से भी, वॉल्यूम से भी और इनर्ट गैस से भी इंडिपेंडेंट बिहेव करेगी। केवल टेम्परेचर एक फैक्टर ऐसा है जिससे ये अफेक्टेड होगी। अफेक्टेड में टी इंक्रीजेस लिखा होता तो भी आपका आंसर करेक्ट है, टी डिक्रीजेस लिखा होता तो भी आपका आंसर करेक्ट होता। ये डेल्टा एच पॉजिटिव रिएक्शन होती चाहे नेगेटिव रिएक्शन होती, कहीं ना कहीं आगे पीछे तो शिफ्ट होगी टेम्परेचर चेंज करने पे। तो आपको, और वैसे पूछूं मैं कि ये रिएक्शन कैसी है, तो अगर आपको बहुत अच्छे से थ्योरी नोट्स याद है तो ये आप बता पाएंगे। नॉर्मली कंबस्शन रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक लिखाया गया है, लेकिन जब ये रिएक्शन उल्टा लिखी थी N2+O2 2NO, तो इसको एक्सेप्शन में एंडोथर्मिक लिखाया गया था। तो ये रिएक्शन डेल्टा एच नेगेटिव रिएक्शन है, क्योंकि N2+O2 2NO वाली रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, ऐसा एग्जाम्पल में आपको याद कराया गया है। ये मुझे नहीं भी याद होगा तो भी मेरा आंसर यही जाता, क्योंकि किसी एक्चुअल केमिकल रिएक्शन को आगे बढ़ के आप डेल्टा एच 0 का कभी कंसिडर नहीं कर रहे होते। रिएक्शंस आर आइदर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, तो डेल्टा एच या तो पॉजिटिव रहा होता या तो नेगेटिव। टी कम करें या ज्यादा, वो रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड कहीं ना कहीं शिफ्ट होती, और इसीलिए अफेक्टेड बाय टेम्परेचर डेफिनेटली ट्रू होगा। अभी कोई फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि दोनों केसेस भी बोल के देखोगे तो भी डेल्टा एनजी 0 में नो इफेक्ट ही आएगा दोनों बार।
इनर्ट गैस वाले ऑप्शन में अगर हमें यहाँ पे ऐसा लगता है कि भाई वो तो बताया ही नहीं कि कांस्टेंट प्रेशर पे मिला या वॉल्यूम पे, तो आप बारी बारी दोनों केसेस मान के देख लो। कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो ऑलवेज नो इफेक्ट ही था, और कांस्टेंट प्रेशर पे भी होगी तो भी डेल्टा एनजी में 0 है। अल्फा PCl5, अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, PCl5 लिखा है रिएक्टेंट वाली तरफ। हम चाह रहे अल्फा PCl5 बढ़ जाए, तो अल्फा PCl5 बढ़ने से हमें डायरेक्शन का हिंट मिल रहा है कि अगर आप PCl5 ज्यादा टूट रहा है ऐसा चाहते हैं तो आपको रिएक्शन फॉरवर्ड ले जानी है। अल्फा इंक्रीजेस इफ फॉरवर्ड जाना हो तो। इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होने से ही अल्फा बढ़ेगा। आप 1 बाय 1 हर ऑप्शन चेक कर सकते हैं, फिलहाल सारे आपको फॉरवर्ड ही भेजेंगे। पी का ट्रिक क्या बोला गया था? जैसा पी में बोले मोल में उसकी उल्टी तरफ भागना है। बोला गया पी कम, ज्यादा मोल की तरफ जाना है, इधर 1 इधर 2, तो टूवर्ड्स मोर मोल्स जाने के नाम पर ये रिएक्शन प्रेशर कम पे फॉरवर्ड जाती। Cl2 कम करने की बात हो रही है अगले ऑप्शन में। Cl2 प्रोडक्ट है, तो Cl2 इंक्रीज करने के लिए फॉरवर्ड शिफ्टिंग होगी। इसमें अपोजिट वाला लॉजिक लग जाएगा आपका। Cl2 अगर हमने हटाई, रिएक्शन वापस Cl2 बनाने की कोशिश करती और फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाती। डेल्टा H पॉजिटिव, टेम्परेचर भी हाई T फेवर्स एंडोथर्मिक, इसलिए ये भी आपको फॉरवर्ड ही ले जाएगा। तो मॉड्यूल में हर एक्सरसाइज में कई कई क्वेश्चंस आपको इस प्रिंसिपल पे दिखेंगे। कोई न्यूमेरिकल अप्रोच ज्यादा है नहीं इसमें, जैसी थोड़ी सी केसेस में क्वेश्चंस अप्लाई होते हैं आराम से हो जाएंगे वो क्वेश्चंस। क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही केमिकल इक्विलिब्रियम था, तो उसमें फिजिकल इक्विलिब्रियम का कोई बहुत ज्यादा एनालिसिस इन्वॉल्व नहीं है। हमें कोई केपी केसी अल्फा इस तरह के क्वेश्चन फिजिकल इक्विलिब्रियम्स पे नहीं करने। आपको 3 एग्जांपल्स पढ़ने फिजिकल इक्विलिब्रियम में, और उनमें केवल पीएनटी का केसेस याद करना है कि वो फिजिकल चेंज लो या हाई प्रेशर, लो या हाई टेम्परेचर किस सेट ऑफ कंडीशन पे ज्यादा अच्छे से होता है। पहला फिजिकल इक्विलिब्रियम है मेल्टिंग ऑफ सॉलिड। किसी सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, ये कैसे प्रेशर और कैसे टेम्परेचर पे फेवर्ड होगा। टेम्परेचर का आंसर हर बार आप एंडो और एक्सो के अकॉर्डिंग बताते हैं। अगर वो प्रोसेस एंडोथर्मिक निकला तो हाई टी फेवर्ड, एक्सो निकला तो लो टी फेवर्ड बोलते हैं। प्रेशर का रीजनिंग अब यहां थोड़ा सा बदल के चलाना है, क्योंकि अब वो वाला जो रीजन था अपना कि पी ज्यादा है तो कम मोल की तरफ चले जाओ, पी कम है तो ज्यादा मोल की तरफ चले जाओ, वो तब चल पाएगा आपका जब
किसी ना किसी साइड पे कुछ गैस दिख रहा हो आपको। तो सॉलिड टू लिक्विड वाले में गैस मोल तो इधर उधर कहीं भी नहीं है। तो हमने थोड़ा सा रीजनिंग को बदला और हमने ये बोला प्रेशर वॉल्यूम एक दूसरे से उल्टा चलते हैं, तो अगर मैं कभी भी प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वो रिएक्शन को लेस वॉल्यूम की तरफ ले जाएगा। हाई प्रेशर चीजों को कंप्रेस कराता है, तो जिस साइड पे डेंसिटी ज्यादा है या बोलूं वॉल्यूम कम है उस डायरेक्शन में रिएक्शन भागती है जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं। तो ये मैं अलग से यहां लिख देता हूं, पी इंक्रीज फेवर करता है डिक्रीज इन वॉल्यूम, या इसी को उल्टे तरीके से बोल दे रहा हूं, इंक्रीज इन डेंसिटी। ज्यादा प्रेशर लगाना आपको कम वॉल्यूम की तरफ ले जाएगा या मोर डेंस की तरफ ले जाएगा। तो मुझे प्रेशर कम रखना चाहिए या ज्यादा, वो इसी लॉजिक के थ्रू मैं डिसाइड करूंगा। यहां पे एक चीज और ध्यान रखें, वो सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में अपन नाम पढ़ चुके हैं। सॉलिड लिक्विड का इक्विलिब्रियम जिस टेम्परेचर पे आता है उसी का नाम फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट रखा जाता है। तो टेम्परेचर एट विच इक्विलिब्रियम अकर्स, वो है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड, या उसी को आप फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड भी बोल सकते थे। अब आप मुझे बताइए सॉलिड लिक्विड में वॉल्यूम का या डेंसिटी का ऑर्डर क्या होता है? वॉल्यूम के हिसाब से बात कर लेते हैं। सॉलिड सबसे टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर है, वो पिघलने पे लिक्विड मॉलिक्यूल और दूर दूर ही जाएंगे, या बेसिक डिफरेंस ही सॉलिड लिक्विड गैस में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस में यही बोला जाता है कि सॉलिड से ज्यादा लिक्विड में और लिक्विड से और ज्यादा गैस में है। तो वॉल्यूम वाइज सॉलिड के मुकाबले लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा है। मैं यहां पे एक रीजनिंग ऑलरेडी लिख चुका हूं कि प्रेशर बढ़ाना मुझे कम वॉल्यूम की तरफ ले जाता, प्रेशर बढ़ाना मुझे कम वॉल्यूम की तरफ ले जाता। हेडिंग ऑफ द प्रोसेस मैंने क्या लिखा है? मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, यानी मैं किधर जाना चाहता हूं? हमेशा की तरह फेवरेबल कंडीशन का मतलब है मैं रिएक्शन आगे ले जाना चाहता हूं। तो अगर मैंने आपको यहां बोला सॉलिड को पिघलाना है, हाई प्रेशर कर दो, तो हाई प्रेशर तो किधर लेके जाएगा आपको? लेस वॉल्यूम की तरफ, और लेस वॉल्यूम तो इस समय सॉलिड की तरफ है। तो हाई प्रेशर करने पे तो उल्टा ये रिएक्शन मोर सॉलिड की तरफ जाने लगेगी, लिक्विड जमेगा ज्यादा रादर देन सॉलिड पिघलने के जो आप चाह रहे थे। तो कैसा रखूं फिर? लो प्रेशर फेवर करेगा मेल्टिंग ऑफ सॉलिड को, लो प्रेशर फेवर करेगा मेल्टिंग ऑफ सॉलिड को, क्योंकि हाई प्रेशर कम वॉल्यूम की तरफ ले जा रहा था, तो प्रेशर कम रखने में हम मोर वॉल्यूम की तरफ जाते, विच इज फॉरवर्ड डायरेक्शन। टेम्परेचर का आंसर ऑलरेडी डन है, क्योंकि कैसा प्रोसेस है ये? एंडोथर्मिक, सॉलिड से लिक्विड बनना, डेल्टा एच पॉजिटिव रिएक्शन है। सॉलिड गर्म करोगे तो ही पिघल के लिक्विड बनेगा। तो हाई टेम्परेचर फेवर करता है मेल्टिंग ऑफ सॉलिड को। तो ये आपका आंसर बन जाएगा लो पी हाई टी। फॉर मेल्टिंग ऑफ सॉलिड। फेवरेबल या सुटेबल कंडीशंस है लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, विद वन एक्सेप्शन। जो सबसे कॉमन सॉलिड लिक्विड पेयर है उसी पे ये बात गलत हो जाएगी, वो है आइस एंड वाटर। तो वॉल्यूम वाइज H2O सॉलिड यानी आइस वो ज्यादा खुला खुला होता है, और लिक्विड वाटर उल्टा कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। जब सॉलिड स्टेट हमारे चैप्टर सिलेबस में होता था वहां पे ऐसे अलग अलग नाम पढ़ते थे, क्यूबिक क्रिस्टल्स, ऑर्थोरोम्बिक, टेट्रागोनल, एक नाम होता था हेक्सागोनल क्रिस्टल्स। और आइस का जो स्ट्रक्चर है सॉलिड स्टेट के हिसाब से वो हेक्सागोनल क्रिस्टल है। आप फ्रिज में नॉर्मली जिन ट्रे में जमा रहे हैं उसमें आइस क्यूब्स जमा रहे हैं, बट आइस स्ट्रक्चर वाइज इज नॉट अ क्यूबिक क्रिस्टल। आइस एक हेक्सागोनल क्रिस्टल होता है और हेक्सागन शेप काफी खुली खुली होती है। तो आइस एक खुला हुआ स्ट्रक्चर है वॉल्यूम वाइज।
जब उसको मेल्ट करके लिक्विड पानी बनता है तो ड्यू टू वाटर के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के उल्टा वो और पास पास आ जाते हैं। यानी नॉर्मली सॉलिड टू लिक्विड में जो वॉल्यूम बढ़ रहा था, आइस टू वाटर जाने पे ऐसा नहीं होता। आइस से पानी बनने में उल्टा सिकुड़ रहे हो आप, कंप्रेस हो रहे हो। अब मैंने वापस से लाइन पढ़ी, प्रेशर ज्यादा रखना लेस वॉल्यूम की तरफ ले जाता है, प्रेशर ज्यादा रखना लेस वॉल्यूम की तरफ ले जाता है। लेस वॉल्यूम किधर लिखा हुआ है? लेस वॉल्यूम किधर लिखा हुआ है? पानी की तरफ ही लिखा है। यानी अगर मैंने हाई प्रेशर लगाया तो मुझे लेस वॉल्यूम की तरफ यानी फॉरवर्ड जाने को मिलेगा। यानी मेरा बाकी सॉलिड्स के लिए जो आंसर लो प्रेशर है, आइस के लिए वो आंसर हाई प्रेशर है। बर्फ पे जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उतना और ज्यादा पिघलेगी। हाई प्रेशर सपोर्ट करेगा मेल्टिंग ऑफ आइस को, क्योंकि आपका लेस वॉल्यूम किधर की तरफ है? वाटर की तरफ, जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन है। टेम्परेचर के आंसर में इस एक्सेप्शन से कोई दिक्कत नहीं है। आइस को भी मेल्ट करना है तो एंडोथर्मिक ही होता है। तो हाई प्रेशर फेवर्स मेल्टिंग ऑफ आइस, और ये एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर का आंसर स्टिल सेम ही रहेगा। कुल मिला के दोनों सेट कंबाइन करके बोलें तो दोनों चीजें हाई चाहिए फॉर मेल्टिंग ऑफ आइस। जनरल सॉलिड टू लिक्विड आइस वाटर ना दिया हो तो आप आंसर लो प्रेशर हाई टेम्परेचर ही देंगे, विद वन एक्सेप्शन। ये जो सेम आंसर है लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, सेकेंड एग्जांपल में फिर रिपीट हो जाएगा जब मैं लिखूंगा वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड। मेरे को फिर यही पेयर को आगे लेके चलना है कि लिक्विड गर्म करने पे भाप बन जाए, लिक्विड से वेपर बन जाए। तो लिक्विड से वेपर बनना भी एंडोथर्मिक होगा, ठीक, आंसर विल रिमेन द सेम। लिक्विड से गैस में वॉल्यूम ज्यादा होता है तो प्रेशर कम रखेंगे तो ज्यादा वॉल्यूम की तरफ जाएंगे, तो लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, सेम आंसर फिर रिपीट हो जाएगा। एंड वहां पर वाटर टू स्टीम में कोई एक्सेप्शन भी नहीं है, आइस की सॉलिड फॉर्म ही एक्सेप्शन दिखाती है। H2O लिक्विड से H2O गैस का आंसर वही है जो बाकी लिक्विड से गैस का आंसर है, लो पी हाई टी ही सेम आंसर बनेगा। वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड, लिक्विड गैस जहां आपस में इक्विलिब्रियम पे होते हैं उसी को सॉल्यूशन चैप्टर में हमने बॉइलिंग पॉइंट नाम दिया था, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। क्योंकि वॉल्यूम वाइज लिक्विड का वॉल्यूम कम और गैस का ज्यादा होता है तो प्रेशर लो रखना फेवर करता है वेपराइजेशन को। एंड क्योंकि वेपराइजेशन एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर हाई रखने में फायदा है। यानी एक कॉमन आंसर आपके पास लो पी हाई टी वो दोनों केसेस के लिए क्रिएट हो जाएगा। मेल्टिंग का जो कॉमन आंसर है विद एक्सेप्शन ऑफ आइस छोड़कर लो पी हाई टी, सेम वही पेयर यहां भी रिपीट हो जाएगा। किसी भी लिक्विड को गैस में बदलने की फेवरेबल या सूटेबल कंडीशंस लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर है। और इस बार ये आंसर सेम फॉर H2O लिक्विड टू H2O गैस भी रहेगा। दो मिलते जुलते केसेस हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम में, सॉलिड टू लिक्विड जाना, लिक्विड टू गैस जाना। इन क्वेश्चंस में कभी भी क्वेश्चन बने तो आपको एक बात की सावधानी बस और रखनी है, वो सावधानी ये है कि मैंने जो कुछ भी फेवरेबल सूटेबल पढ़ा वो सब आगे ले जाने के हिसाब से है, लेकिन क्वेश्चन में
जो नाम लिखे हुए हैं उनके उल्टे प्रोसेस के बारे में भी पूछ तो सकते ही है ना। अगर मेल्ट करने का मतलब पिघला देना है, तो फ्रीज करने का मतलब जमा देना, लिक्विड बैक टू सॉलिड भी तो ले जा ही सकता हूं। अगर यहाँ लिक्विड से गैस जाने को वेपराइजेशन बोल रहे हैं, तो गैस टू लिक्विड आना कंडेंसेशन नाम से भी पूछ ही सकते हैं। तो अगर वो उल्टे प्रोसेस पूछेगा तो ये सारे आंसर ठीक उल्टे करके आपको लिखने होंगे। फाइनल केस वो है जो आप सॉल्यूशन चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, गैस का डिसोल्यूशन। ये आंसर दोनों आपको ऑलरेडी पता है। गैस का घुलना एक्सोथर्मिक होने की वजह से लो टेम्परेचर विल फेवर गैस की सॉलिबिलिटी फैक्टर्स अफेक्टिंग में, टेम्परेचर में ऐसा ही लिखा हमने, गैसेस हमेशा एक्सोथर्मिकली घुलती हैं, लो टेम्परेचर पे ज्यादा सॉल्युबल होंगी। में ही हमने वो लाइन लिखी थी कि एक्वेटिक लाइफ इज मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर वाली बात। तो लो टेम्परेचर पे ज्यादा अच्छी सॉलिबिलिटी गैस शो करती है, क्योंकि गैस का घुलना एक्सोथर्मिक है। एनी एक्सो प्रोसेस लो टी पे फेवर्ड होता है। और प्रेशर का आंसर हेनरी लॉ के थ्रू हम जानते हैं, जितना प्रेशर ज्यादा रखते थे उतना गैस मोर सॉल्युबल बिहेव करती थी। तो हाई प्रेशर विल फेवर डिसोल्यूशन ऑफ गैस। इस वाले हाई प्रेशर को आप उस वाले लॉजिक से भी कर सकते हो, क्योंकि अब एक साइड पे गैस लिखा हुआ है, तो आप कम मोल की तरफ जाना है वाली बात, तो इधर एक गैस मोल है, उधर एक भी गैस मोल नहीं है, तो आप हाई प्रेशर के उल्टे लेस गैस मोल की तरफ जा रहे हैं कि नाम पे फॉरवर्ड जा रहे हैं, उस लॉजिक से भी फॉरवर्ड गैस कर सकते हैं। इनमें कोई केपी, केसी, एल्फा ऐसा कोई न्यूमेरिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इन फिजिकल इक्विलिब्रियम्स के बारे में केवल पी एंड टी का क्वेश्चन ही पूछा जाता है। मॉड्यूल बोला था क्या आज? इनके क्वेश्चंस पूछने में एक चीज का फाइनल पॉइंट का मैं एक डिस्कशन और बता दूं। जैसा मैंने कहा, लिक्विड और गैस का जो इक्विलिब्रियम है वो जिस टेम्परेचर पे आता है उसी को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। सॉलिड लिक्विड का इक्विलिब्रियम जहां आता है उसी को मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। क्वेश्चन वाला आपसे प्रेशर में कुछ इंक्रीज या डिक्रीज करने को बोले, जिससे आप ये गेस कर पा रहे हो रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड कहां गई है। अगर प्रेशर के किसी चेंज से आपका फिजिकल इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया हो, प्रेशर के किसी चेंज से इंक्रीज या डिक्रीज व्हाटएवर आपका इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ हो, ऐसा आप गेस कर रहे हो, और ऑप्शंस में फॉरवर्ड शिफ्ट होता है के साथ साथ ऐसी भी कोई लाइन लिखी हो कि मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, बढ़ जाता है, तो जब जब आपकी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम प्रेशर के चेंज की वजह से फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ, तो आपको बोल देना है मेरा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो भी है वो पहले से कम हो जाएंगे। और अगर मैंने आपको प्रेशर में ऐसा कुछ भी चेंज बोला जो मेरी रिएक्शन को बैकवर्ड शिफ्ट कराता हो, तो आपको बोल देना है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब कुछ बढ़ जाएगा। इसका रीजनिंग मैं क्या दे रहा हूं वो सुनिएगा। मेरी दोनों फिजिकल स्टेट्स के बीच जो इक्विलिब्रियम आया है, उस इक्विलिब्रियम पोजीशन को लाने में प्रेशर का और टेम्परेचर का दोनों का कुछ कुछ योगदान है। बोथ वर कंट्रीब्यूटिंग टू अ पर्टिकुलर पोजीशन। अब अगर मैंने आपसे कहा प्रेशर में कुछ आपने ऐसा किया है जो आपको और आगे धक्का मार रहा है, तो जब मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन पी और टी दो की मदद से लाने वाला था, प्रेशर मुझे आगे की तरफ धक्का मार रहा है, इसका मतलब है मुझे इक्विलिब्रियम पे जिस टेम्परेचर पे आना था, टेम्परेचर वाले की जरूरत मुझे पहले से कम हो चुकी है। पी एंड टी दोनों को मिला के आपको एक पॉइंट तक पहुंचाना था, लेकिन अगर आपको प्रेशर लो हाई रखने पे ऑलरेडी फॉरवर्ड जाने को मिल रहा है, तो दूसरे फैक्टर टेम्परेचर की जरूरत कम हो जाती है। तो व्हेनेवर यू आर शिफ्टिंग इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, सारे इक्विलिब्रियम टेम्परेचर्स कम हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मैंने बोला
इक्विलिब्रियम कभी भी किसी ने बैकवर्ड शिफ्ट कराया तो मैंने कहा पी और टी दोनों की मदद से एक पॉइंट पे पहुंचना था आपको, लेकिन पी ने कुछ ऐसी गड़बड़ करा दी कि पीछे धक्का लग रहा है आपको, तो आपको उसी इक्विलिब्रियम पे आने के लिए टेम्परेचर की जरूरत पहले से ज्यादा होगी। तो ये आखिरी पॉइंट स्टार मार्क बना के लिख दें, सिंपल वे में लिख दे रहा हूं मैं इसको। इफ चेंज इन प्रेशर, पी ज्यादा करना है कम करना है ऐसा मैं कुछ लिख ही नहीं रहा, इफ चेंज इन प्रेशर shifts equilibrium backward, इस तरीके से समरी फॉर्म में लिख दें। इस बात को इजीली कोरिलेट करने का तरीका है सॉल्यूशन चैप्टर का वो वाला एग्जांपल के 1 atm जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है तो पानी को 100 डिग्री पे उबलना है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 100 होता था, और एक थ्योरी क्वेश्चन ऐसा लिखा था कि अगर हिल स्टेशन पे जाएंगे तो फिर 100 से कम पे भी बॉयल हो जाएगा। तो हिल स्टेशन पे प्रेशर कैसा है, 1 atm से कम, सही बात है। आपका ये वाला इक्विलिब्रियम सोचो आप यहां लिख के बैठे हो H2O लिक्विड गिव्स H2O गैस, और प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन नॉर्मली क्या चलती, प्रेशर में जब चलते 1 atm तब टेम्परेचर में आते 100 डिग्री, 1 atm और 100 डिग्री का कॉम्बो है। अब अगर आप हिल स्टेशन पे गए जहां पे प्रेशर 1 से कम है, यहां देखिए पढ़िए क्या था आपका सेट ऑफ कंडीशन, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, प्रेशर जितना पहले चल रहा था उससे कम चल रहा है, तो लो प्रेशर तो आपको आगे भेज रहा है ना, और लो प्रेशर अगर आगे भेज रहा है तो मैंने पीछे क्या लिखा है वहां लास्ट में जाके, जो भी इक्विलिब्रियम मेरे को आगे भिजवाएगा मेरे इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कम आ जाएंगे, तो आपको लो प्रेशर पे आपका इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया, इसी वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो पहले 100 पे आता था वो लेस देन 100 पे आने लगेगा। इसी का दूसरा क्वेश्चन था वो प्रेशर कुकर रिड्यूसेस कुकिंग टाइम वाला, तो हमने बोला था प्रेशर कुकर के समय आप 1 atm से ज्यादा प्रेशर है ऐसा मानते हो, तो 1 atm पे जब खड़े थे तो टेम्परेचर में 100 पे खड़े थे। अब अगर मैंने बोला 1 से ज्यादा कर दिया प्रेशर, तो लो प्रेशर तो आपको आगे के लिए फेवर कर रहा था, हाई प्रेशर आपको पीछे भेजेगा, और हाई प्रेशर पीछे भेजेगा तो उसी इक्विलिब्रियम पे आने के लिए आपको टेम्परेचर पहले से ज्यादा चाहिए, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन 100 डिग्री आने लगता था। तो आप इसको शॉर्ट में याद रख सकते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का कॉम्बिनेशन इक्विलिब्रियम लाने में मदद करता है। अगर प्रेशर में की गई कोई भी छेड़खानी इक्विलिब्रियम को आगे भेजे तो दूसरे फैक्टर टेम्परेचर की जरूरत कम हो जाएगी, एमपीबीपी सब डिक्रीज हो जाएंगे। अगर आपके प्रेशर में किए गए चेंज से आपको नुकसान हुआ, बैकवर्ड चले गए आप, तो टी की मेहनत बढ़ जाती है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों बढ़कर आने लगेंगे। केवल इतनी इंफॉर्मेशन आपको फिजिकल इक्विलिब्रियम के नाम पे याद रखनी है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे जीवन में, ऐसा कितना मजा आता है ना बातें करने में, काश में ऐसा कोई सब्जेक्ट पढ़ाता जिसमें गप मारने का बहुत स्कोप होता है? जो गप मारने वाले चैप्टर थे वो भी सब काट दिए सालों ने सिलेबस में से, बीच बीच में उसमें बढ़िया गप्पे लगते थे, सरफेस केमिस्ट्री में, सॉलिड स्टेट में, सब काट दिया, मेहनत वाले चैप्टर बचे हैं सब। अब जो चैप्टर चालू हो रहा है ये सबसे जबरदस्त चैप्टर में से एक है। कभी इन जनरल जो है, वैसे एंथ्यूज और लीडर बैचेस में तो हमेशा होता है, अचीवर में भी कभी होता है कभी नहीं होता, जहां सेशन खत्म होता है तो वहां पे एक OMR भरवाई जाती है बच्चों से कि आप क्या किसी टॉपिक्स की रिवीजन क्लासेस चाहते हैं क्या। तो फिजिकल केमिस्ट्री में 2 चैप्टर हमेशा डिमांड में रहते हैं,
11th का आयनिक, 12th का इलेक्ट्रो, है ना। ये हिस्टोरिकली जहां से केमिस्ट्री बनी है वहां से ये टफेस्ट चैप्टर्स ही हैं। जब हम थे स्टूडेंट तब भी यही फिजिकल के टफेस्ट थे, अभी भी यही है। इनके टफ होने का कारण बहुत सिंपल सीधा सा है। एक तो ये बहुत ज्यादा बड़े चैप्टर्स हैं, इनमें इतने सारे फॉर्मूले हैं कि एंड तक आते आते वही कंफ्यूजन आने लगता है कि कब फॉर्मूला लगाना कौन सा है। जैसे कि आयनिक इक्विलिब्रियम की एक बहुत ही कॉमन सी कैलकुलेशन है, फाइंड द पीएच। अब चैप्टर में कम से कम 20-30 फॉर्मूले हैं जिसमें पीएच बराबर ये, पीएच बराबर वो, पीएच बराबर ये। तो फाइंड द पीएच बराबर में तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन रह जाता है कि साहब पीएच तो सभी जगह ही निकल रहा था, कौन से वाले फॉर्मूले से लगाना है पीएच। तो ये विद प्रैक्टिस ही आ पाता है। ये दोनों चैप्टर स्टिल ऐसे हैं कि आपका जो भी सेटिस्फैक्शन लेवल या कंफर्ट लेवल बाकी चैप्टर्स में रहता हो उससे सीधे आपको 10-20% नीचे का एक्सपेक्टेशन इस चैप्टर से रखना पड़ेगा राउंड 1 में। अगर आपके बाकी चैप्टर्स में यू फील कि हाँ राउंड 1 पहले बार पढ़ने पे मुझे 60-70% वो चैप्टर समझ में आया था, उससे 10% कम मान के चलना है आयनिक में राउंड 1 में। राउंड 2 राउंड 3 रिवीजन के बाद आप उसको उस लेवल पे ले आओगे कि आपका एग्जाम का क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। लकी फॉर यू कि अभी पैटर्न पिछले 5-7 साल से जैसा चल रहा है, आयनिक में कोई बहुत खौफनाक क्वेश्चंस अब बनते नहीं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ही क्वेश्चंस बनते हैं। पहले वाले सालों में आयनिक में से बहुत टफ भी क्वेश्चंस बनते रहे हैं। आप कोशिश ये रखें आयनिक में कि बहुत ज्यादा काम पेंडिंग मत होने दीजिएगा। एवरी 1-2 लेक्चर में मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं क्वेश्चंस बताता रहूं हर 1-2 लेक्चर्स बाद, आप भी उसको हाथों हाथ ही करते चलेंगे तो थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा। एक्सरसाइज 1 में जैसे टॉपिक बेस्ड डले रहते हैं क्वेश्चंस, तो आपके इस चैप्टर को आप 4 या 5 मेन हिस्सों में बांट सकते हो। कभी भी दोबारा रिवाइज करना है अपने को 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद व्हाटएवर। ऐसे नहीं पढ़ा जाता आयनिक कि ये 4 दिन में मुझे आयनिक पढ़ना है। आपको कभी भी आयनिक को ऐसे रिवाइज नहीं करना है। आपको आयनिक को 4 पार्ट्स हैं उसके ऐसे ही मान के चलना है। और सपोज उसके एक पार्ट का नाम है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट केएसपी, तो आपको केवल केएसपी की थ्योरी पढ़नी है, केवल केएसपी के न्यूमेरिकल करने हैं और फिर 3-4 दिन का गैप ले लेना है। फिर आपने कोई और टॉपिक पकड़ा आयनिक का कि अच्छा बफर सॉल्यूशंस एक हेडिंग था, बफर की थ्योरी पढ़ी, बफर के न्यूमेरिकल्स करे, फिर किसी और टॉपिक में चले गए। आप पहली बार दूसरी बार कम से कम 2 राउंड्स उसको पार्ट्स में टुकड़ों में ही कवर कर पाओगे। एक वो ऐसा पहलवान है आयनिक इक्विलिब्रियम की, एक साथ उससे जंग नहीं लड़ी जा सकती। क्या करना है आपको थोड़ी देर पर उसको इधर उधर चूटी काट के भागना है। कभी बफर के चूटी काट के भाग गए, कभी उसके केएसपी पे चूटी काट गए। जब उसको आप घायल कर दोगे 1 राउंड 2 राउंड पार्ट्स में तोड़ के, तब फिर अपन उस पर डायरेक्ट अटैक ऑन द फुल चैप्टर कर पाते हैं। पहली बार वो बहुत ही ओवरवेलमिंग हो जाएगा आपके लिए अगर आपने आयनिक को एक साथ पकड़ने की कोशिश की तो हमेशा स्ट्रैटेजी यही रखनी है, आपको उसको 4 to 5 बिग पार्ट्स में मानना है। केएसपी 1 पार्ट है, बफर 1 पार्ट है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस 1 पार्ट है, पीएच और केडब्ल्यू वाले क्वेश्चंस 1 पार्ट है। इस तरह से 4 to 5 पार्ट्स में हम चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। पहला हेडिंग आर्हेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन। आर्हेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन। इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में आर्हेनियस ने कुछ बातें बोली, वो पॉइंट्स को आप यहां लिख रहे हैं। 4 से 5 पॉइंट्स है सिंपल से इलेक्ट्रोलाइट्स के डिसोसिएशन के बारे में। आर्हेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन। कुछ बातें केमिकल इक्विलिब्रियम की यहां सेम चलेंगी, अल्फा यहां पे भी खूब काम में आएगा, बस आप उसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम बोलोगे, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ज्यादा। जैसे CaCO3 पिछले चैप्टर में CaO + CO2 कंपाउंड में टूट रहा था, यहां पे आपको चीजें कैटायन एनायन में टूटती दिखती हैं, तो डिसोसिएशन वर्ड को मेनली आयनाइजेशन वर्ड से रिप्लेस कर दिया जाता है, बट वो कंपल्शन नहीं है। अक्सर आपको किसी रिएक्शन के K का नाम डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ करके भी लिखा आ सकता है और उसी का ही नाम आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ करके भी लिखा आ सकता है।
यहाँ के चैप्टर में जितने भी 5, 6, 7, 8 के पढ़ोगे आप, वो सारे के पिछले चैप्टर के सी वाले ही हैं। एवरी के ऑफ दिस चैप्टर वो के सी वाला ही है, और कंसंट्रेशन के फॉर्म में ही सब आपको लिखे हुए दिखेंगे, जैसे के हो गया, के बी हो गया, के डब्ल्यू हो गया, के एस पी हो गया, सब के सी वाले ही हैं। यहाँ केपी वाला कोई एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि आप यहाँ सारे इलेक्ट्रोलाइट को इन वाटर डाल के एक्वस सॉल्यूशंस में डील कर रहे हैं। तो ओनली कंसंट्रेशन टाइप वाला जो के है, केसी वाला, वो आप यहाँ यूज करते हैं। मैं पूछूं के किस पे डिपेंड करता है, के बी किस पे डिपेंड करता है, के एस पी किस पे डिपेंड करता है, सबके अलग अलग फैक्टर्स नहीं है। इफ उन सब में एक कॉमन बात है कि वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो वापस पिछले चैप्टर में जाइए, एक ही फैक्टर है टेम्परेचर, चाहे वो के हो, के बी हो, के एस पी हो, सिर्फ टेम्परेचर ही उन्हें बदल सकता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो कुछ बातें अपने को केमिकल इक्विलिब्रियम वाली रिपीट भी होते दिख जाएंगी। देखिए पॉइंट नंबर 1, compounds having tendency to dissociate, compounds having tendency to dissociate into positive and negative ions in their aqueous solutions, ब्रैकेट में, और molten form are called electrolytes. Compounds having tendency to dissociate into positive and negative ions in their aqueous solution or molten form are called electrolytes. अभी इस चैप्टर में तो आपको केवल एक्वस वाले ही काम में आने हैं। जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो इन्हीं इलेक्ट्रोलाइट को दोनों रूपों में ले पाओगे आप। कभी पानी में डाल के आयंस में तोड़ने वाला काम एक्वस वाला भी होगा, और कभी बिना पानी के भी, वो सॉलिड था और उसकी मेल्टेड फॉर्म थी, तो मोल्टन फॉर्म में भी वो आयंस में टूटता, तो उसको इलेक्ट्रोलाइट बोल रहे होते हम। सेकेंड पॉइंट लिखिए, बहुत सिंपल सीधा सा एक पॉइंट है, द नंबर ऑफ positive and negative ions obtained, the number of positive and negative ions obtained may be, the number of positive and negative ions obtained may be equal or unequal, may be equal or unequal, but total positive and negative charge, total positive and negative charge is always equal, क्या मतलब है इसका? जैसे वांट ऑफ फैक्टर निकल रहा था, तो आपने NaCl को 2 में तोड़ा, N 2 गिन रहे थे, K2SO4 है तो 2K प्लस SO4 3 में तोड़ दिया, AlCl3 है 1 Al 3 Cl 4 में तोड़ दिया। तो नंबर ऑफ आयन प्लस वालों की गिनती माइनस वालों की गिनती हमेशा बराबर आनी जरूरी नहीं है। लेकिन जो भी कंपाउंड आप लेके चल रहे हो वो न्यूट्रल कंपाउंड है, यानी आयंस जब टूटेंगे तो चार्ज के हिसाब से कुल प्लस और कुल माइनस हमेशा बराबर आता जरूर दिखता। जैसे मैंने कहा NaCl टूटा Na प्लस Cl माइनस में, क्या बात है यहाँ पे? नंबर ऑफ आयंस में 1:1 ही है, तो नंबर ऑफ Na प्लस बराबर है नंबर ऑफ Cl माइनस के। और मैंने कहा चार्ज तो भी बोलना है +1 भी है -1 भी है, इक्वल एंड अपोजिट दिखेगा। मैंने कंपाउंड लिया MgCl2 और Mg + 2Cl माइनस तोड़ के दिखा रखा है। अब आपको 1:2 स्टोइकियोमेट्री की वजह से नंबर ऑफ आयंस बराबर नहीं दिख रहे, लेकिन चार्ज स्टिल इक्वल है। तो एज पर स्टोइकियोमेट्री ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, नंबर ऑफ कैटायन एंड आयन कम ज्यादा हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं। चार्ज में कभी कम ज्यादा नहीं होगा,
charge will be definitely equal and opposite. अल्फा हमें जो पहले पढ़ाया गया है वैसा वाला ही है, डिसोशिएटेड की जगह बस मैं उसको आयनाइज्ड वर्ड से रिप्लेस कर दे रहा हूं। केमिकल में लिखा था तो इसमें एक तीसरा ऑप्शन भी था कि प्रेशर में होने वाला डिक्रीज अपॉन इनिशियल प्रेशर, ऐसा करके भी आप अल्फा निकाल सकते थे, क्योंकि यहां प्रेशर की बात नहीं आएगी, सब कुछ एक्वस में चलेगा। तो खर्च होने वाले मोल्स या कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स या कंसंट्रेशन, अल्फा वही चीज है, पॉइंट में या परसेंटेज में दी हुई आया करेगी। और हमारे इस चैप्टर में इलेक्ट्रोलाइट्स को स्ट्रॉन्ग और वीक इस अल्फा के बेसिस पे ही बोला जाता है। ऑलमोस्ट 100% टूटना, अल्फा टेंड्स टू 1 या 100%, ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब यहां पहली बार आपको स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में से कुछ के नाम लिखाए जा रहे हैं। ये सुपर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए। आगे जाके किसी चीज का फॉर्मूला ही इस आधार पे तैयार होगा कि अगर ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग वाला कंपाउंड है तो ये फॉर्मूला लगना है, स्ट्रॉन्ग वीक वाला है तो ये वाला लगना है, वीक वीक वाला है तो ये वाला लगना है। तो आपको दिए गए कंपाउंड को वीक स्ट्रॉन्ग पहचानना सीखना पड़ेगा। उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन है या थ्योरी, दोनों में अंतर चलता है। न्यूमेरिकल जब करने चालू करेंगे तो आपको ये सिखाया जाएगा कि जब भी के भी दिया हुआ आ रहा है किसी एसिड बेस का, वो संकेत है कि उसको वीक मानना है आपको, और बिना के भी के कोई एसिड बेस दिया आ गया तो उसको स्ट्रॉन्ग की तरह गिनेंगे। लेकिन अगर वो क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं है, थ्योरी क्वेश्चन है, तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल प्री डिसाइडेड रटे हुए भी होने चाहिए कि ये मुझे स्ट्रॉन्ग, ये मुझे वीक याद कराया गया। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में से कुछ के एग्जाम्पल्स मैं यहां लिख रहा हूं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स, आगे पूरे चैप्टर में हम इनको SA करके लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म। ये फिक्स 5-6 नाम आपको याद रखने हैं। हैलोजन वाले एसिड्स में से HF को छोड़कर HCl, HBr, HI, HNO3 और H2SO4 नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड वाले, और HClO4। कभी भी 4 एसिड के नाम लिखे आए और उनमें 4 में से एक ये लिखा हो तो ये सारे एसिड्स में से स्ट्रॉन्गेस्ट पर क्लोरिक एसिड HClO4 वाले को आपको टिक करना होता है। ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं और इनके अल्फा 1 होंगे। सिमिलर करेंगे कंपाउंड स्ट्रॉन्ग बेस, जिन्हें आगे SB लिखा जाएगा। ये गिनती के 5-6 अगेन आपको याद रखने। 1A ग्रुप वालों में Li वाला छोड़ के बाकी चारों NaOH, KOH, RbOH, CHOH, इनको स्ट्रॉन्ग बेस गिनना है। और 2A ग्रुप वालों के 2 हैं, उनमें से एक तो कंफर्म स्ट्रॉन्ग बेस ही गिनना है, बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH होल्ड वाइज। जो दूसरा कंपाउंड है CaOH होल्ड वाइज, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल एग्जांपल है। किसी किसी जगह इसको वीक भी गिनाया गया है और किसी किसी जगह इसको स्ट्रॉन्ग भी गिनाया गया है। तो आप CaOH होल्ड वाइज अपनी मर्जी से स्ट्रॉन्ग वीक गिनने के बजाय क्वेश्चन के डेटा पे डिपेंड करता है। आगे जाके इसके लिए थ्योरी ये बनेगी। अगर इसके लिए
केबी वाला कांस्टेंट किसी क्वेश्चन में दिया आ जाए तो आपको इसको वीक बेस गिनना है, अदरवाइज स्ट्रॉन्ग बेस गिनने में आ जाएगा। जहां पे भी बुक्स में स्ट्रॉन्ग बेसिस की लिस्ट लिखी हुई है, स्ट्रॉन्ग बेसिस की लिस्ट में कहीं पे भी COH होल्ट वाइज नाम यूजुअली नहीं लिखा हुआ, लेकिन एनसीईआरटी में आगे जाके एक टॉपिक है कॉल्ड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। हम जब वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे तो वहां ये लिखाया जाएगा आपको कि किसी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से आने वाले आयन का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, ऐसी एक लाइन हम लिखेंगे। तो वहां पे उन्होंने उस वाली जगह पे Ca+2 आयन डज नॉट गेट हाइड्रोलाइज्ड, ऐसी लाइन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में लिख रखी है। और अगर वो ये लिख रहे हैं कि Ca+2 हाइड्रोलाइज नहीं होता तो ये मान के ही लिखना पड़ेगा कि COH होल्ट वाइज को स्ट्रॉन्ग माना गया होगा, तभी ऐसा लिखा जा रहा है। तो आपको ये बाकी सारों को स्ट्रॉन्ग रट के रखना है। COH होल्ट वाइज मे बी वीक मे बी स्ट्रॉन्ग, दैट डिपेंड्स ऑन द डेटा। आपको ज्यादा प्रेफरेंस स्ट्रॉन्ग मानने पे देनी है, लेकिन किसी न्यूमेरिकल में KB दिया आ गया उसका तो वीक मान के चलेंगे। एसिड बेस के अलावा एक कैटेगरी है न्यूट्रलाइजेशन से बनने वाली, एसिड बेस रिएक्ट करें सॉल्ट एंड वाटर बनना। H2O के अलावा प्रोडक्ट साइड पे जो भी कंपाउंड बना एसिड बेस की रिएक्शन से, वो सारे सॉल्ट, चाहे वो किसी भी एसिड किसी भी बेस की रिएक्शन से बने हो, इवन WaWb वाले कॉम्बिनेशन से भी जो सॉल्ट बनेगा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही कहलाएगा। और इसके पीछे कारण ये है कि जैसे वो सॉल्ट बनता है वो बनने का तरीका ही उसके स्ट्रॉन्ग होने का कारण है। अगर आपने एक एसिड लिया उसको H+ देना है, बेस दिया उसको OH- देना है, तो H+ ऑफ एसिड OH- ऑफ बेस, वो तो जुड़ के क्या बनाने वाले हैं, H2O वाटर, और बचे हुए एक एक आयन से जुड़ के वो प्रोडक्ट बनना है जिसको सॉल्ट बोल रहा है। जैसे HCl NaOH लिए तो NaCl वो सॉल्ट वाला बन जाएगा और H2O बनेगा साथ में। तो क्योंकि साथ में हमेशा वाटर बनना ही बनना है, वो वाटर अपने आप ही आपको उस बनने वाले कंपाउंड को 100% डिसोशिएटेड ही रखवाएगा, एंड दैट इज वाई बनने वाले हर सॉल्ट को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही बोलते हैं। सॉल्ट में कुछ वीक सॉल्ट करके कैटेगरी नहीं है। इवन इफ मैंने आपको एक एसिटिक एसिड बोला कि ये वीक एसिड है, NH4OH बोला एक वीक बेस है, और आपने उन दोनों की रिएक्शन करा के अमोनियम एसिटेट बनाया, तो भी आप अमोनियम एसिटेट को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही गिनोगे, क्योंकि वो प्लस वाटर साथ में बना होगा और आपको उसको फुल्ली डिसोशिएटेड ही कंसिडर करना है। तो ये तो हो गए स्ट्रॉन्ग वालों के कुछ के नाम। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको याद करना है आपको, और ये क्वेश्चंस के थ्रू अपने आप आगे जाके याद होता जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट्स की दूसरी कैटेगरी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वो जिनको आयंस में बहुत कम टूटना है, जिनका ज्यादा पोर्शन अनडिसोशिएटेड रह जाता है और कम हिस्सा ही आयंस में टूटता है। अल्फा मच मच लेस देन 100% वालों को वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहा गया है। सबसे ज्यादा एग्जांपल्स वीक एसिड वाली कैटेगरी में ही याद करने होते हैं, इसमें सबसे ज्यादा एग्जांपल्स लिखने में आते हैं। वीक एसिड्स याद करने का तरीका मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए कि वीक एसिड की लिस्ट में जो लिखे वो अलग अलग रटने लगे। आप तो स्ट्रॉन्ग वाले 6 रट लो, उसके अलावा कुछ भी नया आएगा वो सब वीक मानना है, ऐसे पे चलना है।
कोई बहुत जैसे इनऑर्गेनिक में ग्रुप पीरियड्स में कोई ट्रेंड फॉलो हो रहा हो, वैसा कोई ट्रेंड यहाँ पे नहीं है, एक्सेप्ट लास्ट वाले 3-4 नाम जो आप ऑर्गेनिक में कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ते हैं, वो इन वाटर सब वीक एसिड करते हैं। तो फॉर्मिक, एसिटिक, ऑक्जेलिक, बेंजोइक, ये सब वीक है। तो इनमें एक बात याद करने पे कि ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक इन वाटर, वो 3-4-5 कवर हो जाएंगे, अदरवाइज वो सब इधर उधर बिखरा हुआ वाला है। बोरिक एसिड वीक एसिड गिनना है, CO2 पानी में घुल के कार्बोनिक एसिड बना, H2CO3 वीक है, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरिक एसिड वीक है, सारे वीक वाले हैं। इनमें कभी भी आप इनको पानी में डालोगे, आपने कहा मैंने तो 5 मोल HF पानी में डाला है, तो उसका 5 में से 0.1 0.2 मोल ही H+F- करके टूटेगा, मोस्ट ऑफ द मोल्स HF फॉर्म में अनडिसोशिएटेड रह जाएंगे, यही उसका वीक बोले जाने का सेंस है। सिमिलरली वीक बेस, अगेन कोई इसमें पैटर्न जैसा नहीं है कि इस ग्रुप वाले सब वीक है, उस ग्रुप वाले सब वीक है। आपको वो जो 5-6 याद है स्ट्रॉन्ग बेस वाले के अलावा बाकी सब वीक ही बोलने हैं। वाटर खुद भी एक इलेक्ट्रोलाइट है जो H+OH- में टूटेगा, और आगे आप वाटर का एक कांस्टेंट KW नाम से पढ़ेंगे, जहां पे ये डिस्कशन आएगा कि पानी आयंस में बहुत कम टूटता है। तो बाकी वीक वालों की तरह उसका भी अल्फा मच मच लेस देन 100% है, एंड वाटर इज ऑल्सो अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। यानी अगर आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के 4 नाम लिखो कि मैंने एसिड एंड बेस लिए, से प्रोडक्ट साइड पे सॉल्ट एंड वाटर बना, तो एसिड एंड बेस 2 कैटेगरी ऐसी हैं जिनमें SASB, WAWB दोनों पैटर्न है, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड भी है तो वीक एसिड भी एग्जिस्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस है तो वीक बेस भी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जो प्रोडक्ट साइड पे चीजें बनी उनमें एक एक ही कैटेगरी है। सॉल्ट्स में भी स्ट्रॉन्ग सॉल्ट वीक सॉल्ट करके कुछ नहीं है, और वाटर में भी स्ट्रॉन्ग वाटर वीक वाटर करके कुछ नहीं है। वाटर ऑलवेज वीक इलेक्ट्रोलाइट ही है, सॉल्ट्स ऑलवेज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ही है। क्वेश्चन में जैसा मैंने आपसे कहा, इस इंफॉर्मेशन की जरूरत आपको बहुत ज्यादा आगे पढ़ने वाली है कि वीक एंड स्ट्रॉन्ग हमें याद हो। मैं जस्ट एक ग्लिम्स आगे का आपको दिखा रहा हूं कि मेरे किसी क्वेश्चन में जो न्यूमेरिकल नहीं है, मेरे इस रटी हुई इंफॉर्मेशन की जरूरत मुझे कैसे पड़ सकती थी। जब हम पीएच स्केल पढ़ेंगे और टॉपिक चल रहा होगा सॉल्ट्स, तो आपको एक कहानी ये समझाई जाएगी कि अगर किसी सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन है और मैं आपसे पूछूं इसका पीएच कैसा आना है, और मैं 7, लेस देन 7, ग्रेटर देन 7, अनप्रेडिक्टेबल, ऐसे 4 ऑप्शंस लिख के दे रहा हूं, तो आपको ये फंडा सिखाया जाएगा कि आप सॉल्ट में ये देखो कि उसका एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है, और फिर वहां 4 कंसेप्ट सिखाए जाएंगे कि अगर दोनों स्ट्रांग हुए तो आपको न्यूट्रल नेचर pH 7 पे रोक लेना है। अगर एसिड स्ट्रांग बेस वीक तो एसिड जीत गया बोल के 7 से कम वाला आंसर देना है। एसिड वीक बेस स्ट्रांग तो बेस जीत गया बोल के 7 से ज्यादा वाला आंसर देना है। और WAWB में आपको अनप्रेडिक्टेबल ऐसा आंसर देना होगा। ये 4 केसेस थ्योरी में आप पढ़ोगे, तो वो ये थ्योरी तो सीख ली वहां। अब मैंने आपसे कहा कि NH4Cl के सॉल्यूशन का पीएच कैसा होगा या NaCN के सॉल्यूशन का पीएच कैसा होगा, तो मैं तो क्वेश्चन में बस नाम देके छोड़ दूंगा, आगे सब आपका रटा रटाया ही चलेगा। और आप बोलोगे कि इसका ये वाला हिस्सा तो NH4OH है जो कि एक वीक बेस है, ये वाला हिस्सा HCl है जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो सर एसिड जीत गया, हेंस इसका सॉल्यूशन का पीएच एसिडिक नेचर की वजह से 7 से कम आना चाहिए। इसी तरीके से आप इसको लॉजिक में चेक करते तो ये NaOH है जो कि बेस में स्ट्रॉन्ग है, ये HCN है जो कि एसिड में वीक है, ये सब रटा हुआ होगा तो हम बेसिक नेचर आएगी और 7 से ग्रेटर पीएच आएगा ऐसा बता पाएंगे। तो इवन फॉर अ नॉन न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये बात हमें कहीं ना कहीं आगे काफी काम में आती दिखा करेगी। ठीक है, ये था पॉइंट नंबर 3rd 4th व्हाटएवर 4th, 5वां आखिरी पॉइंट लिख दें। न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रॉन्ग वीक मेरे लिए क्या मायने रखता है। हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कैटेगरी बांटी थी, इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल।
इरिवर्सिबल में क्या लिखा था? वो कंप्लीट हो जाती हैं, उनमें इक्विलिब्रियम आता ही नहीं है। रिवर्सिबल में लिखा था दे नेवर गेट कंप्लीटेड, उनमें इक्विलिब्रियम आता है। तो वो वाली बात यहां पे भी है। जब आपके चैप्टर का नाम ही है आयनिक इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम आएगा तभी तो पढ़ोगे आयनिक इक्विलिब्रियम। और अगर आपकी रिएक्शन कैसी हो गई, इरिवर्सिबल, तो वो आपके चैप्टर में काम की नहीं रही, वो तो खत्म ही हो गया काम। और कौन से होंगे खत्म वाले? स्ट्रॉन्ग वाले, क्योंकि उनके अल्फा 100% है, उनका काम इक्विलिब्रियम बनाना नहीं, उनका तो फुल टूट जाना है। 5 मोल HCl पानी में डालेंगे, क्या हो जाएगा? 5 मोल H+ में अलग टूट जाएगा, 5 मोल Cl- में अलग टूट जाएगा। तो आपको पूरे चैप्टर में HCl का कोई Ka लिखकर नहीं देगा, उसके लिए कोई Ka नहीं निकालना चाह रहा। लेकिन एसिडिक एसिड के लिए Ka पढ़ोगे, आप बार बार यूज करोगे न्यूमेरिकल में। क्यों? क्योंकि अगर वो वीक एसिड है और उसका अल्फा 100% नहीं होगा तो फिर वो आयंस में टूटेगा, पर पूरा नहीं टूट पाएगा। और पूरा ना टूट पाने को ही आप क्या बोलोगे? कि वो रिवर्सिबल है और वहां पे इक्विलिब्रियम आना है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब ही बेसिकली क्या है? जो कंपाउंड वीक इन नेचर है उनका वो हिस्सा जो आयंस में टूट गया और वो हिस्सा जो आयंस में नहीं टूटा, उनके बीच जो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है उसी का नाम आयनिक इक्विलिब्रियम रखा गया है। गॉट इट? लिखिए 5वां पॉइंट है strong electrolytes show irreversible ब्रैकेट में कंप्लीट आयनाइजेशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट शो इरिवर्सिबल ब्रैकेट में कंप्लीट आयनाइजेशन, सो नो इक्विलिब्रियम इज फॉर्म्ड। No equilibrium is formed. एग्जाम्पल के लिए ऐसे लिख दें, अगर AB नाम का कोई कंपाउंड होता और आप उसको स्ट्रॉन्ग बता रहे होते, तो आपको जब उसे A+B- में तोड़ना है तो सिंगल तीर बना के तोड़ना है कि AB पूरा खत्म हो जाएगा A+B- में। यहां रिवर्सिबल साइन नहीं बनाएंगे, अगर ये स्ट्रॉन्ग इन नेचर हुआ तो पूरा तोड़ दिया ऐसा मानेंगे। यानी अगर मैं इसमें आपसे कहता 2 टाइम की इक्वेशंस बनाओ, तो आपको एट टाइम 0 जो लिखना होता वो लिखते नॉर्मली, इनिशियल तो इसमें भी हो सकता था, लेकिन एट 0 के बाद इसमें एट इक्विलिब्रियम नाम से कुछ नहीं आएगा, सीधे क्या आ जाएगा? एट एंड। और अगर यहां आपने शुरू में 5 लिखा होगा तो अगला 5 - x लिखने की जरूरत नहीं है, 5 - 5 पूरा खत्म कर दो, वो 5 उधर पहुंचा दीजिए। तो स्ट्रॉन्ग वालों में कोई इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा। इसी के नीचे वाली लाइन में लिख दीजिए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स शो रिवर्सिबल ब्रैकेट में इनकम्प्लीट आयनाइजेशन। वीक इलेक्ट्रोलाइट शो रिवर्सिबल या ब्रैकेट में इनकम्प्लीट आयनाइजेशन एंड equilibrium is formed between their ionized and unionized parts. weak electrolyte show reversible या ब्रैकेट में incomplete ionization and equilibrium is formed between their ionized and unionized parts. ऐसे ही एग्जांपल लिख दीजिए। AB की तरह एक और कंपाउंड मैंने XY टाइप अगर माना, पर ये वीक कंपाउंड होता तो आप इसको तोड़ते वैसे ही X+Y- में आयंस में, लेकिन रिवर्सिबल साइन के साथ तोड़ रहे होते। इसमें आप K नाम से कुछ ना कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सॉल्व कर पाओगे। तो आपके चैप्टर में जो भी डिसोसिएशन कांस्टेंट हो, चाहे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो या हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट हो, वो सब स्ट्रॉन्ग के हिसाब से नहीं, वीक के हिसाब से। यानी देखा जाए तो आपके चैप्टर में आपने एग्जाम्पल में दोनों तरह की चीजें पढ़ ली, लेकिन मेन यूज जो है आपके चैप्टर में वो वीक चीजों का है, क्योंकि वो वीक चीजें जब पूरा नहीं टूटेंगी तो ही उनमें कुछ इक्विलिब्रियम आएगा जिसकी स्टडी हम कर रहे होंगे। ठीक है, मॉड्यूल केमिकल इक्विलिब्रियम का पूरा खत्म कर लें। अभी तक के जो क्वेश्चंस दिए हुए थे वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस
कर लीजिएगा, क्योंकि अब तो वहां तक का तो आ ही रहा है टेस्ट में। पूरा भी कर लेंगे डिस्कस तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ज्यादा बच्चे नहीं होंगे क्वेश्चन, सारा भी डिस्कशन रखना चाहें तो रख सकते हैं। कल आएगी क्या क्लास? नहीं तो परसों में पूरा ही कर लो एक साथ केमिकल, ठीक है।
गुड मॉर्निंग, बैठिए।